नमस्कार। लीसियम ऑफ पॉलिटिकल साइंस से मैं सौरभ पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हम भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का अध्ययन करेंगे और इनकी उपयोगिता के बारे में, इनके महत्व के बारे में और मूल अधिकारों से इनके अंतर के बारे में जानेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यह गैर न्यायोचित है। गैर न्यायोचित मतलब वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य नहीं का मतलब कि अगर कोई राज्य नीति निर्देशक तत्वों का पालन नहीं करता है तो भी हम किसी न्यायालय के शरण में नहीं जा सकते हैं, जैसा कि हम मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में जा सकते थे। अनुच्छेद 36 से 51 में जो पहला अनुच्छेद है, अनुच्छेद 36, इसमें राज्य की परिभाषा बताया गया है और इसमें कहा गया है कि राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 36 के अनुसार वही है जो कि अनुच्छेद 12 में वर्णित है, जो मूल अधिकारों के अंतर्गत है। 37 में लिखा है कि इस भागों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 38 में वर्णित है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 में है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्वों के बारे में वर्णित किया गया है। वहीं अनुच्छेद 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, यानी अगर किसी व्यक्ति के पास पैसे नहीं हैं तो भी वह उसे सरकार मुहैया करवाएगी निःशुल्क विधिक सहायता, इसका उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है और इसको जो है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में पा लिया गया। इसके अलावा अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार भी है। अनुच्छेद 42 में काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति की सहायता का उपबंध है, यानी इसमें ये कहा गया है कि व्यक्ति को तभी काम करने देना चाहिए, तभी काम करने के लिए कोई बाध्य कर सकता है जबकि वह उचित दशा में हो, यानी अगर कोई बीमार हो, कोई स्त्री गर्भवती हो तो उससे ज़बरदस्ती कार्य नहीं लिया जाना चाहिए। अगला है अनुच्छेद 43, कर्मकारों के निर्वाह के लिए मजदूरी आदि, यानी इसमें ये लिखा हुआ कि जो भी मजदूर कार्य कर रहे हैं उसको कम से कम अपने जीवन निर्वाह करने भर का वेतन अवश्य रूप से मिलना चाहिए। अनुच्छेद 43 क में लिखा हुआ है उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, यानी जो भी उद्योग रहेंगे उसमें कर्मकार आवश्यक रूप से एक पार्ट लेंगे कि जो उसका संगठन बनेगा किसी कंपनी का, उसमें एक भाग ये भी रहेंगे। अनुच्छेद 44 लिखा है एक समान नागरिक संहिता और इसके अंतर्गत सरकार यह प्रावधान करेगी जहाँ तक हो सके कि भारत के समस्त नागरिकों को एक समान संहिता में रखा जाए। ध्यान देने की बात है, सबसे पहले 1951 में हमारे जो संविधान के जनक कहे जाते हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने इसका प्रयास किया था और एक समान नागरिक संहिता लाने की बात की थी, लेकिन वो बिल 1951 में पास नहीं हो सका और उसी के विरोध में भीमराव अम्बेडकर ने इस्तीफा यानी कि त्यागपत्र भी दे दिया था। अनुच्छेद 45 में बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध है। इसको अब एक अनुच्छेद बना दिया गया 21A, जिसमें शिक्षा का अधिकार दे दिया गया और इस अनुच्छेद 45 में आजकल 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रावधान दे दिया गया है। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के बारे में दिया हुआ है। अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य बताया गया है। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन, अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है। वहीं अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 50
कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण से संबंधित है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है। तो ये अनुच्छेद 36 से 51 तक है। अब हम पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्वों की विशेषताएं। तो जो सबसे पहली विशेषता है नीति निर्देशक तत्व की, वो है वह शासन के मूल्यांकन का आधार है। इसमें लिखा हुआ है कि नीति निर्देशक तत्व जनसाधारण को शासन की सफलता अथवा असफलता की जांच करने का मापदंड प्रदान करते हैं। शासक दल चुनाव के दौरान इस सिद्धांतों के संदर्भ में अपनी सफलताएं गिनाता है कि हमने किस स्तर तक इन नीति निर्देशक तत्वों को लागू किया है। अगला है आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना में सहायक। नीति निर्देशक तत्व में यह दिया हुआ है कि सभी लोगों को एक समान रूप से वेतन दिया जाए और इसी के आधार पर आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है। अगला कर्तव्य बोध का आभास। इसमें है कि वह नीति निर्देशक तत्व चूँकि राज्यों के लिए निर्देश है, इसलिए वह सत्ता दल जो शासन कर रहा होता है उस दल को हमेशा यह आभास दिलाता है कि आपको नागरिकों के विकास के लिए कुछ कार्य करने हैं, कुछ कर्तव्य हैं आपके पास। संविधान की व्याख्या में मददगार। कई बार हमने देखा है कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच में एक कॉन्ट्राडिक्ट उत्पन्न होता है, जो है लड़ाई उत्पन्न हो जाती है। तो वहाँ पे यही मदद करता है, चूँकि लोगों का कल्याण ऊपर है लोगों के अधिकारों से, और इसलिए न्यायपालिका जो है नीति निर्देशक तत्व को उचित महत्व देती है। नेक्स्ट पॉइंट, जनमत की शक्ति। हालांकि इसको जो हमारा नीति निर्देशक तत्व है वह न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, लेकिन इसके पीछे जनमत की शक्ति है। और अगर कोई सरकार नीति निर्देशक तत्वों का पालन नहीं करती है, उसके लिए कानून नहीं बनाती है, तो जनता उसे हटा सकती है, क्योंकि उसके पास जनता की शक्ति है, जनमत की शक्ति है, और जनमत की शक्ति लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है। राष्ट्र कल्याण की गति में सहायक। जो नीति निर्देशक तत्व है वह राज्य के कल्याण के लिए भी लाभदायक है, और अगर कोई सरकार इन सारे तत्वों को लागू कर देती है तो उसे एक बहुत अच्छा भारत का निर्माण होगा। नीति निर्देशक सिद्धांत सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के प्रतीक के रूप में। ये जो है सिद्धांत इसलिए महत्व है कि भारत में लोक कल्याणी कार्य के राज्य की स्थापना में सहायक है, और भारत को आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की सुनिश्चित रूप देते हैं कि भारत किस प्रकार आगे बढ़ेगा, इसके मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। संवैधानिक महत्व जो है कि भारत की राजकीय नीति में स्थिरता और समता बनी रहेगी, यानी जो भी सरकार आएगा इसको लागू करने का प्रयास करेगा, और जो हमारी नीतियां हैं वो एकदम से बदलने वाली नहीं होंगी। अंतर देखते हैं मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांतों में। सबसे पहले जो मौलिक नीति निर्देशक सिद्धांत है वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, वहीं मौलिक अधिकार यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका के संविधान से लिया हुआ है। नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया है, वहीं मूल अधिकार का जो वर्णन है वो भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, यानी अगर राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार कानून नहीं बनाता है तो भी हम उसके लिए न्यायालय में जा नहीं सकते हैं। लेकिन अगर मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य किया जाता है तो हम तुरंत ही न्यायालय का शरण ले सकते हैं, क्योंकि हमारा मौलिक अधिकार न्यायालय में वाद योग्य है। नीति निर्देशक सिद्धांतों में समाज की भलाई निहित है, जबकि मौलिक अधिकार व्यक्ति के अधिकारों के लिए है। नीति निर्देशक सिद्धांत राजनीतिक मान्यता इसके पीछे लगी हुई है, जबकि मौलिक अधिकार के पीछे कानूनी मान्यता है, और यही कारण है कि मौलिक अधिकारों को न्यायपालिका लागू कराती है। इसमें सरकार के अधिकारों को बढ़ावा देता है नीति निर्देशक तत्व, वहीं मौलिक अधिकार सरकार के अधिकारों को कम करता है और नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है। नीति निर्देशक राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिक को प्राप्त होता है, वहीं
जो मूल अधिकार है वह नागरिकों को स्वयं ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि संविधान में सीधे ही यह वर्णित किया गया है कि ये नागरिकों को तुरंत प्राप्त होगा और न्यायालय इसकी रक्षा करेगा। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।